नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के बेसिकली आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लिबरलाइज रेमिटेंसेस के अंतर्गत परमिजिबल और नॉन परमिजिबल रेमिटेंसेस। क्या क्या परमिजिबल है, क्या नॉन परमिजिबल है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है आप सभी के लिए, मोस्ट कर रहे हैं। वो सभी टॉपिक्स हैं जो पिछले एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ कुछ आपके एग्जाम आते ही आते हैं, लगातार रिपीट होते रहते हैं। जैसे लिबरलाइज रेमिटेंसेस की हर बार रिपीट होती, हर बार इससे कुछ। मैं इसके अंतर्गत आज परमिजिबल और नॉन परमिजिबल रेमिटेंसेस की बात करूंगा। थोड़ा सा एलआरएस की बात हो जाती है और थोड़ा सा क्या क्या परमिट है, क्या क्या परमिट नहीं है और किस शेड्यूल में क्या आता है, ये हम आपके साथ चर्चा करें। सबसे पहले देखो, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का मतलब याद रखिएगा। ये स्कीम रेजिडेंट इंडियंस के लिए है, मतलब जो निवासी भारतीय के लिए इस स्कीम के माध्यम से वो लोग विदेशों में पैसे भेज सकते हैं। यानी कि हम और आप लोग विदेशों में पैसे भेज सकते हैं अप टू $2,50,000, $2,50,000। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये लिमिट एजुकेशन और मेडिकल पे लागू नहीं। यानी कि अगर शिक्षा के लिए मुझे 2,50,000 रुपए से ज्यादा अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए विदेश में भेजने हैं तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम लागू नहीं हो, मतलब भेजेंगे इसी के थ्रू, बट 2,50,000 की लिमिट नहीं आती। बस इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जिस कॉलेज में भी मेरे बेटे का या मेरी बेटी का एडमिशन है वहां से आपको कंफर्मेशन, यानी कि उनकी रसीद। और ऐसे ही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप जानते हो कितना भी खर्च हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी 2,50,000 की लिमिट अप्लाई, ठीक है, कितना भी आप भेज सकते हो बशर्ते डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स हो, इनवाइसेस हो, पर्चे हो, आप कितना भी। तो इस स्कीम को कब स्टार्ट किया गया था? 4 फरवरी 2004 को इस स्कीम स्टार्ट किया गया था। ये स्कीम सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं जो मैंने बताया, ये अब्रॉड में पैसे दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस में हम ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस में इस तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं जहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस में बात होती है जहां एसेट्स और लायबिलिटीज में बदलाव होता है। जैसे विदेश में कोई प्रॉपर्टी आपको खरीद, विदेश में आपको अपने बच्चे को एजुकेशन लोन, एजुकेशन के लिए पैसे भेजने हैं, तो उससे आपकी एसेट्स या लायबिलिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, वो करंट ट्रांजेक्शन कहा जाएगा। लेकिन विदेश में आपने कोई शेयर्स खरीद लिए तो आपकी कैपिटल बढ़ गई, तो एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर काउंट होते हैं। अब ये स्कीम किसके लिए अवेलेबल है? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, माइनर्स को इंक्लूड करते हुए। किनके लिए ये योजना नहीं है, यानी कि इस योजना के अंतर्गत कौन पैसा नहीं भेज सकता है? तो इन कॉर्पोरेट्स या पार्टनरशिप फर्म्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज नहीं भेज सकते, ठीक है। ट्रस्ट है, ठीक है, या एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो पैसे नहीं भेज सकते, ठीक है। अब समझिएगा, जिसके बारे में मुझे इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कशन करना है वो है नॉन पॉसिबल सॉरी परमिजिबल और नॉन परमिजिबल रेमिटेंस। कौन कौन सी चीजें परमिट हैं, कौन कौन सी परमिट नहीं है, कौन कौन सी परमिट हो जाएंगी बट अगर आपके पास अप्रूवल है तो। सबसे पहले बात आती है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में आती हैं नॉन परमिजिबल रेमिटेंसेस, यानी कि प्रोहिबिटेड रेमिटेंसेस, जिनको आप जिन जिन माध्यम से आप पैसा नहीं भेज सकते हो या जिन कामों के लिए आप पैसा नहीं भेज सकते हो, प्रोहिबिटेड। द फॉलोइंग रेमिटेंसेज अभी डिस्कशन करूंगा आगे आपके साथ हैं जो परमिटेड नहीं होती हैं। शेड्यूल 2 में डिस्कस करेंगे रेमिटेंसेज परमिजिबल सब्जेक्ट टू अप्रूवल द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री। तो शेड्यूल 1 में अब पूछा जाता है ना कि एलआरएस के शेड्यूल 1 में, ठीक है, क्या है? तो एलआरएस के शेड्यूल 1 में ये कंफर्मेशन है, यानी कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का है। शेड्यूल 1 ये दर्शाता है कि वहां सब प्रोहिबिटेड रेमिटेंसेज हैं, यानी कि वो कौन कौन से काम हैं जिनके लिए पैसा भेजा नहीं जा सकता। दूसरे में बात आती है जो पैसा आप जिसके लिए भेज रहे हो वो जिस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ आ रहा हो वो उसका अप्रूवल दे दे तो भेज सकते हो। और शेड्यूल 3 में आती हैं सभी वो चीजें जिनके लिए आप पैसा भेज सकते हो। तो रेमिटेंसेस फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स परमिजिबल अंडर द डेलीगेटेड पावर ऑफ अथराइज्ड डीलर्स, यानी कि यहां पर आप जब पैसा भेजोगे
किसी के माध्यम से भेजोगे ना, बैंक के माध्यम से भेजोगे पैसा, तो बैंक यहाँ पर है अथराइज्ड डीलर। तो अथराइज्ड डीलर को पहले ही कंफर्मेशन दे दिया गया है कि किन किन कामों के लिए आप अपने कस्टमर से मिलकर के उसका पैसा विदेश में भेज सकते हो। तो शेड्यूल 1 याद रखिएगा, जहां पर किसी भी प्रकार की रेमिटेंसेस प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल 2 में आप भेज सकते हो, लेकिन रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, सरकारी विभाग या मंत्रालय से परमिशन चाहिए होगा। और शेड्यूल 3 में अथराइज्ड डीलर को आपने पहले ही गाइडलाइन दे दी है कि इन इन कामों के लिए पैसा भेज सकते हो। अब आइए जानते हैं और डिटेल में यहां पर शेड्यूल 1 में जो नॉन परमिजिबल हैं क्या क्या, ये रिमिटेंसेस परमिजिबल नहीं है। जैसे रिमिटेंसेस फॉर मार्जिन और मार्जिन कॉल्स टू ओवरसीज एक्सचेंज या ओवरसीज काउंटर पार्टीज। देखो, मार्जिन कॉल्स विदेशों में जब हम शेयर मार्केट में डील कर रहे होते हैं तो वहां पर भी मार्जिन कॉल के लिए पैसे भेजने हो, तो वो आप नहीं भेज सकते। और किसके माध्यम से? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के माध्यम से। अगर विदेश में कहीं भी कोई निवेश करना चाहते हो तो मार्जिन मनी के लिए पैसे नहीं भेज सकते। दूसरी बात, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर्स या होली ऑन्ड सब्सिडी। कमीशन का भुगतान करना है इस पर, निर्यात पर, ठीक है, जो निर्यात किसके बिहाफ पे भेजा गया था? मेड टुवर्ड्स इक्विटी, इक्विटी के बिहाफ पर। इक्विटी इन्वेस्टमेंट है आपके वहां इसका ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर जानते हो, जब दो कंपनियां मिलकर के काम कर रही होती है ज्वाइंट वेंचर। या होली ऑन्ड सब्सिडरीज, यानी कि आप ही की कोई ऐसी कंपनी जिसकी आपने 100% स्वामित्व ले रखे हैं। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बिहाफ पर, ठीक है, आप किसी भी प्रकार का कोई एक्सपोर्ट्स का जो पेमेंट ऑफ कमीशन है वो नहीं दे सकते। देन पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज। पेमेंट किससे रिलेटेड है? कॉल बैक सर्विसेज किसमें? टेलीफोन की कोई कॉल बैक सर्विस है उसका नहीं पेमेंट कर सकते हो। रिमिटेंसेस टुवर्ड्स बैंड या प्रेस्क्राइब्ड मैगजीन, कोई मैगजीन इंडिया में बैन है तो उसके लिए आप पैसा भेज के नहीं मंगा सकते, वो बैंड मैगजीन है। परचेज ऑफ एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इश्यूड बाय इंडियन कंपनीज अब्रॉड, ठीक है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है कोई जिसको विदेश में कोई कंपनी है उसने अगर बेचा है तो उसके लिए आप वो खरीदने के लिए आप पैसे नहीं भेज सकते हो, ठीक है। तो परचेज ऑफ एफसीसीबी इश्यूड बाय इंडियन कंपनीज अब्रॉड, भारतीय कंपनी, विदेशी कंपनी हो अगर अब्रॉड की ही कंपनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करते हैं रिमिटेंसेस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड आप जानते हो लाभांश की बात हो रही है, तो लाभांश बाय एनी कंपनी, किसी भी कंपनी के द्वारा, टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। यानी कि रिमिटेंस किसका करना है? डिविडेंड का, डिविडेंड के पैसे भेजना है किसी भी कंपनी के द्वारा जो रिक्वायर्ड है किसके लिए? डिविडेंड बैलेंसिंग जहां एप्लीकेबल, यानी कि डिविडेंड से आप चीजों को क्या कर रहे हो? बैलेंस कर रहे हो, तो वो नहीं। रिमिटेंसेज ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स, रिमिटेंसेज ऑफ इंटरेस्ट इनकम जो ब्याज मिला है, हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रूपी अकाउंट। नॉन रेजिडेंट स्पेशल रूपी अकाउंट यानी कि ये एनआरआई का अकाउंट होता है जो इंडिया में ओपन किया जाता है। इसमें जो ब्याज आपको मिलता है ये पैसा आप विदेश लेके नहीं जा, इंडिया में स्पेंड करो। रिमिटेंसेज आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, आपने लॉटरी से कोई पैसा जीता है। रिमिटेंसेज फॉर परचेज ऑफ लॉटरी, लॉटरी खरीदने के लिए पैसा भेजना है आपको या टिकट्स। रिमिटेंसेज ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, रेसिंग से कोई पैसा मिला है। राइडिंग और एनी अदर हॉबी से पैसे अगर आपने कमाए हैं तो नहीं भेज सकते हो। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, रूपी स्टेट क्रेडिट रूट एक रूट है, अगर इस रूट के अंतर्गत आपने कमीशन का कोई पेमेंट किया है एक्सपोर्ट्स पर तो भी आप नहीं भेज सकते हो ये पैसा, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं शेड्यूल 2 में, यानी कि वो रेमिटेंसेज जिनका अप्रूवल अगर आपको मिल जाए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से तो आप क्या कर सकते हो? भेज सकते। समझिएगा, ठीक है, क्या है? तो रेमिटेंस टुवर्ड्स कल्चरल टूर्स, कल्चरल टूर्स, ठीक है, विदेशों में जाते हैं ना कल्चरल टूर्स के बिहाफ पर कि संस्कृति को बढ़ाना है उसके लिए, तो अप्रूव्ड फ्रॉम किससे होगा? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, बट यही लाइन वहां पर मेंशन्ड है, दैट्स व्हाई मैंने वही रखी है। एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, विदेशों में कोई प्रिंट मीडिया यानी कि विदेशों का कोई अखबार है वहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट देना चाह रहे हो, ठीक है, तो अगेन आप किससे लोगे?
जिस चीज का एडवर्टाइजमेंट देने जा रहे हो, जो बिजनेस है, उससे रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट या पीएसयू अंडरटेकिंग, ठीक है, ये देने जा रहे हैं। सरकार के द्वारा प्रिंट मीडिया में ऐड दिया जा रहा है या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे भेल है, गेल है, इन सब के द्वारा, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल। देन रिमिटेंसेस टुवर्ड्स फ्रेट ऑफ वेजल्स चार्टर्ड बाय पीएसयूज, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा क्या किया गया है, वेजल यानी कि जो बड़े बड़े शिपमेंट के जहाज होते हैं ना, पीएसयू का काम भी तो विदेशों तक फैला हुआ है ना, ये बड़े बड़े जहाज चार्टर्ड यानी कि आप ही के लिए, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन का मतलब क्या है, जो सिर्फ आप ही के लिए हो, आप ही का सामान जाएगा उसमें, और किसी का सामान नहीं जाएगा, वरना एक जहाज नंबर ऑफ कंपनीज का सामान लेके जाता है, तो चार्टर्ड है, ठीक है, वेजल लेकर के जा रहा है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। देन पेमेंट ऑफ इंपोर्ट, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट यानी कि मंगाया है उसका कुछ पेमेंट किसके बिहाफ पर, टू ओशियन ट्रांसपोर्ट, समुद्र के रास्ते से, ऑन सीआईएफ बेसिस, ठीक है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो भी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। देन रिमिटेंसेस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स, रिमिटेंस करना है किसके लिए, हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स बाय टीवी चैनल्स, टीवी चैनल्स के द्वारा कोई ट्रांसपोंडर्स हैं, ठीक है, जो जिनके हायरिंग चार्जेस हैं, इंटरनेट सर्विस या प्रोवाइडर्स हैं, अगर ये पेमेंट आपको करना है तो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर बात आती है रिमिटेंसेस ऑफ प्राइज मनी, कोई प्राइज मनी का पैसा है वो आपको भेजना है। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आपको स्पॉन्सर्ड बनना है, जैसे फीफा का कोई इवेंट हो वहां स्पॉन्सर बनना है, ठीक है, बाय अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी, इनको छोड़ करके, क्योंकि इनका तो काम ही यही है, इनको छोड़ करके, एंड वेयर द अमाउंट, जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, एक्सीड्स यूएसडी 1 लाख, 1 लाख ही है, ठीक है, 1 लाख यूएस डॉलर से ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, वो पैसा भेज रहे हो, तो किससे परमिशन लो, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इनसे परमिशन चाहिए, ये परमिशन दे दें तो आपका काम चल जाएगा। अब बात आती है शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 यानी कि किस किस काम के लिए आप पैसा भेज सकते, समझिएगा। तो प्राइवेट विजिट्स टू एनी कंट्री अदर देन नेपाल एंड भूटान, मैं घूमने जा रहा हूं, प्राइवेट विजिट है हमारी, अपनी खुद की निजी विजिट है, ठीक है, यानी कि ऑफिशियल विजिट नहीं है, जैसे सरकारी लोग सरकारी काम पे जाते हैं, नहीं, अदर देन नेपाल एंड भूटान, नेपाल भूटान को छोड़ करके। गिफ्ट और डोनेशन, मुझे विदेश में मेरा कोई दोस्त रहता है, उसे कोई गिफ्ट देना है, या वहां का कोई एनजीओ है उसको डोनेशन देनी है, भेज सकते हैं। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, मैं रोजगार के लिए विदेश जा रहा हूं तो पैसा लेकर के जाऊंगा अपने पास, रेमिटेंसेस ले जा सकता हूं। इमिग्रेशन के लिए, ठीक है, इमिग्रेशन के लिए आप जानते हो विदेश जाना है तो इमिग्रेशन फैसिलिटीज के लिए पैसा। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, आपका कोई निजी रिलेटिव है जो विदेश में रहता है, उसके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, ऑब्वियसली वो नहीं कमा रहा है लेकिन वो वहां रह रहा है तो उसके मेंटेनेंस के लिए आप पैसा भेज सकते हैं। ट्रेवल फॉर बिजनेस बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, कोई निवासी भारतीय है, ठीक है, जो बिजनेस के पर्पस के लिए विदेश जाना चाह रहा है, वो भी पैसा भेज सकता है। अटेंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, स्पेशलाइज ट्रेनिंग एक्सेट्रा, या तो वो कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या स्पेशलाइज ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा है तो। देन accompanying as attendant to a patient going abroad for medical treatment, विदेश कोई जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, बताया था स्टार्टिंग में ही, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए $250,000 की लिमिट भी अप्लाई नहीं होती है इन 1 फाइनेंशियल ईयर, तो उसके साथ अगर कोई अटेंडेंट है उसको कोई पैसा दिया जा रहा है तो आप भेज सकते। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई कनेक्शन है या विदेशों में कोई पढ़ रहा है, स्टडीज अब्रॉड। परचेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट, कोई कला का कोई सामान है जो परचेज करना है, इन फॉरेन ट्रेड टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एफटीपी के अंतर्गत आता है। अदर्स क्या है, रिमिटेंस टुवर्ड हेल्थ इंश्योरेंस, जब विदेश में आप पढ़ाई वगैरह करने के लिए जाते हैं तो कई कंपनियां वहां पर हैं जिनका जहां पर हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है। अभी हाल ही में मेरे एक सर हैं, उनका बेटा इजराइल गया था, तो इजराइल से जब कंफर्मेशन आया ना वीजा वगैरह का, तो उनको इंश्योरेंस का पेमेंट भी पहले ही करना पड़ा, मेडिकल इंश्योरेंस यहीं से करा के भेजना पड़ता है, तो वो पैसा भी आप भेज सकते हैं। तो ये है आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको परमिसिबल और नॉन परमिसिबल लिमिट्स पता चल गई होंगी। अब फटाफट डबल बेनिफिट सेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका स्टार्ट हो चुका है सेल के साथ जुड़ने का,
ठीक है, आपको ऑफर दिया जा रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर फट से, ठीक है, 4799 में 12 मंथ का पैक मिल रहा है सीए आईआईबी महापैक का, 6 मंथ के लिए 3299 और 24 मंथ के लिए 6799। ये फीचर्स हैं बेसिकली, ठीक है। 15 प्लस बैचेस आपको मिलेंगे, 200 क्लास नोट्स हैं, 2000 प्लस लाइव क्लासेस हैं, 500 प्लस मॉक टेस्ट क्विजेस एंड नोट्स हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट है यहाँ, ठीक है। देन अगेन जैब कैब महापैक, अगर JIIB CIIB का महापैक लेते हो तो ये 24 मंथ के लिए 7199, जहां आपका जैब और कैब दोनों कवर हो जाएगा, और 12 मंथ के लिए 5299, ठीक है। वैलिडिटी 12 महीने 4 महीने आपको बता ही दिया, 60% ऑफ है यहाँ पर। देन ये आप प्राइजेस हैं। CIIB का अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वीडियो कोर्स परचेज करते हैं आशीष सर के द्वारा लिया गया 799, ऑफर प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो। CIIB रूरल बैंकिंग का भी इलेक्टिव है, 599 में ऑफर चल रहा है इस समय। CIIB फाउंडेशन बैच है, दिसंबर के लिए स्पेशली बनाया गया है 2299 में। देन अगेन CIIB फाउंडेशन बैच दिसंबर के लिए है 2299 में, ध्यान रखिएगा। तो कैब और कैब दोनों बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। देन आगे समझिएगा, जस्ट अ मिनट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर ली आपसे, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, जनरल बैंकिंग हो गया। कुल मिलाकर के इस समय नंबर ऑफ ऑफर्स चल रहे हैं, के लिए आप pw.live पर जाइएगा, गवर्नमेंट सेक्शन, गवर्नमेंट एग्जाम्स में JIIB CIIB एग्जाम्स में एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी। और रेफरल प्रोग्राम भी आप सभी लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। रेफरल प्रोग्राम में बेसिकली क्या है, कोई भी पैक आप किसी को रेफर करते हो, क्या करना है आपको, 10% का बेनिफिट आपको मिलेगा, 10% का बेनिफिट ही उस बंदे को मिलेगा जिसको आप रेफर कर। 10% यानी कि अगर कोर्स का प्राइस 7,000 रुपए है, 700 रुपए आपकी वॉलेट में आ जाएंगे और 700 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसको 7,000 का कोर्स 6300 में मिल जाएगा और आपको 700 रुपए आपके बैंक अकाउंट, आपके वॉलेट में मिलेंगे। आप चाहो तो कोई कोर्स परचेज करो, उसमें माइनस हो जाएंगे, या फिर आपको 700 रुपए आपकी वॉलेट में मिल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है आप लोगों के लिए, बढ़िया ऑफर है। रेफर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और आपके पास भी एक 10% का मौका है। लेकिन हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।